देखिए आज की जो हमारी क्लास होगी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा वो चल रहा है बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर, यानी कि हिंदी में जैव विविधता, है ना। तो उससे मैं कुछ क्वेश्चन पुट करूंगा और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा। क्लियर? तो सबसे पहले बताएंगे, ये है मिस्टर करण बताएंगे जैव विविधता जो है, जैसा कि हमने कल पढ़ा जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता अगर हम उस तरीके से देखें, एक ईवीएस की दृष्टि से या एनवायरमेंट की दृष्टि से हम देखें, जैव विविधता पर्यावरण के लिए सही है या पर्यावरण के लिए सही नहीं है? हाँ या ना में जवाब से हाँ, पर्यावरण के लिए सही है। तो देखो ध्यान से सुनना, जैसा कि मैंने कल बताया भी, जैव विविधता होनी चाहिए, ये पर्यावरण के लिए सही है। जैसा कि इन्होंने बताया अभी, अच्छी तरीके से सुन लेना है। जैव विविधता की डेफिनेशन क्या, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, याद रखना है। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले ऐसा प्राकृतिक प्रदेश, ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसा प्राकृतिक प्रदेश या ऐसा स्थान जहां वन्यजीव जंतुओं तथा पेड़ पौधे की बहुलता पाई जाती है। बहुलता यानी कि वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे, एक ही लाइन में पूरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं बायोडाइवर्सिटी को। कोई एक प्राकृतिक प्रदेश है या कोई भी एक ऐसा स्थान, ठीक, जहां पर वन्य जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधे की बहुलता पाई जाती है। बहुलता यानी कि अन्य स्थान की अपेक्षा उस स्थान पर ज्यादा मात्रा हो उनकी, समझ रहे हैं? उसको ही, उस क्राइटेरिया को ही हम क्या कहा जाता है? जैव विविधता, या फिर इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी देखो, एक पॉइंट में आज बता रहा हूं, इस पॉइंट को आप विशेष रूप से याद रखेंगे। विशेष क्या, 2 स्टार लगा के याद रखेंगे। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है। मैं इसके माध्यम से कुछ ऐसा बिंदु आपको समझाने वाला हूं जो अन्य स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे ना, शायद उनसे इस पॉइंट से आप बिल्कुल अलग होंगे। यानी कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पुट होएगा ना, तो आप कहीं ना कहीं मेरिट में आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए, आपको मालूम है कि जैव विविधता दिवस या बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया। अगर क्वेश्चन यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है और ऑप्शन में 22 मई है, तब तो आपको 22 मई करना ही करना है। अगर ऑप्शन में 22 मई ना हो, अगर ऑप्शन में 22 मई ना हो, तब उस स्थिति में हमें क्या करना है? तो स्टूडेंट, इसके लिए कुछ पीछे की विषय वस्तु मालूम होनी चाहिए। विश्व के कुछ देशों में जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को भी मनाया जाता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे मैं क्या चीज बता रहा हूं। विश्व के कुछ देशों में जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को भी मनाया जाता है। अगर ऐसा आपको दिखाई देता है कि 22 मई ऑप्शन में नहीं है और 29 दिसंबर दिया गया है, तब वहां आपका आंसर जो होना चाहिए ना बायोडाइवर्सिटी डे का, वो 29 दिसंबर होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखनी है स्टूडेंट। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट, पीछे आकाश। ये जो हमने कल बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, जैव विविधता वाला टॉपिक, भारत में जैसे कि जैव विविधता हमने पढ़ा, भारत में ऐसे कितने स्थान हैं जहां पर जैव विविधता के हॉट स्पॉट यानी कि तप्त स्थल माने गए हैं? 4। तो देखिए, हमेशा याद रखना स्टूडेंट, सभी सुनेंगे, भारत में 4 ऐसे स्थान निर्धारित किए गए हैं जो हॉट स्पॉट यानी कि तप्त स्थल माने गए हैं। अब इसे जानने से पहले एक चीज जानो, बहुत डीप, कि हॉटस्पॉट होता क्या है। अभी तक तो हमने जैव विविधता को जाना, अभी ये जानिए हॉटस्पॉट क्या होता है जैव विविधता का। जैसा कि मैंने अभी एक बात बताया, बहुत ध्यान से सुनेंगे, पूरा वह क्षेत्र
जहां पर वन्य जीव जंतुओं और पेड़ पौधे की बहुलता पाई जाती है, वो तो था हमारा बायोडाइवर्सिटी, जो कि एक ईवीएस के यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से भी बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है, जिससे कि एक सर्कल चलता रहता है फूड चेन का, जो एक सर्कल जरूरी भी है एक जीवन को चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन हॉटस्पॉट क्या है? ये हॉटस्पॉट उसी स्थान पर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसी स्थान पर यदि मानव के द्वारा या मानव के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है उसी क्षेत्रों में जिससे वहां के वन्य जीव जंतुओं पेड़ पौधों को हानि पहुंच रही है और उस बहुलता में कमी देखी जाती है मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलापों के द्वारा, तो धीरे धीरे वहां पर उस क्षेत्र में वो बहुलता जो है वो कमी में परिवर्तित होने लगती है। क्लियर? अगर बहुलता कमी में परिवर्तित हो रही है तो उसको ही हम कहते हैं तप्त स्थल, जैव विविधता के तप्त स्थल, यानी कि इंग्लिश में हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? ये अच्छी तरीके से याद होना चाहिए स्टूडेंट। जैसा कि अभी इन्होंने बताया, याद रखना, भारत में 4 ऐसे स्थान निर्धारित किए गए हैं जो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट बताए गए हैं, और ये निश्चित है स्टूडेंट, यहां से कभी भी नहीं वाला क्वेश्चन पुट हो सकता है, याद रखेंगे। एक तो है आपका पश्चिमी घाट, जो हमें याद रखना ही रखना है। एक है आपका पूर्वी हिमालय, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका, जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका, ठीक है। एक बात नहीं करनी है, एक है आपका जो तीसरा याद रखना है, उस नॉर्थ ईस्ट के ही नीचे की तरफ आ जाइए, इंडो बर्मा क्षेत्र, यानी कि भारत और म्यांमार के क्षेत्र का जो इलाका है सीमा वाला, और इसके बाद आप आ जाइए सुंडाई क्षेत्र या फिर सुंडालैंड क्षेत्र, यानी कि अंडमान निकोबार के साइड वाला इलाका है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्लियर? अब यहां से नेक्स्ट जावेद क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये जो 4 भारत में बायोडाइवर्सिटी के जो क्षेत्र हैं, भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र कौन सा है? इंडो बर्मा क्षेत्र। देखिए, ये कभी क्वेश्चन पुट हो सकता है एग्जाम में, आगामी जो परीक्षा है, भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी एरिया कौन सा? इंडो बर्मा क्षेत्र, आपको याद होना चाहिए, यानी कि भारत और म्यांमार का क्षेत्र। क्लियर? करण, सबसे छोटा हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट। अच्छी तरीके से याद रखना, भारत का सबसे छोटा जो तप्त स्थल है जैव विविधता का, वो है पश्चिमी घाट। ये अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, यानी कि आप समझ रहे होंगे, जैसा कि मैंने कल लास्ट लेक्चर में बताया, मालाबार वाला इलाका। क्लियर? ये बताएंगे बीच में, क्या नाम है? मिस्टर अभिषेक सेकंड और पीछे वाले अभिषेक फर्स्ट, याद रखना, क्योंकि ये बाद में आए, आप पहले आए, तो इसलिए मैं फर्स्ट सेकंड नाम दे दे, याद रहेगा। विश्व में अभी कितने तप्त स्थल जैव विविधता के पाए जाते हैं? 36। याद रखना स्टूडेंट, कभी पूछा जा सकता है कि विश्व में तप्त स्थल जो जैव विविधता के जो हॉटस्पॉट केंद्र हैं कितने हैं, अभी संख्या कितनी है उनकी? 36। याद रखना, ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु समझिए, सभी समझेंगे, कल वाले भी बच्चे, और जो कल नहीं आ पाए वो भी समझें आज। समझ रहे हैं? और इस बिंदु को अच्छी तरीके से समझें। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पुट हो सकता है। कैसे? आप जानते होंगे, इसको अच्छी तरीके से समझ लें स्टूडेंट। मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज समझाने वाला हूं। जैसे कि आप जानते होंगे, हमारी जो पृथ्वी है, क्लियर, ये मैं ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूं यहां से जो आमतौर पर पुट होता है एग्जाम में। ये आप जानते होंगे, पृथ्वी में जो बीच की जो रेखा है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे इक्वेटर लाइन कहा जाता है, या फिर हिंदी में भूमध्य रेखा।
या फिर विषुवत रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है, या फिर इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है। ठीक है, कभी हम ज्योग्राफी में इसकी बात करेंगे। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। ये भूमध्य रेखा के आसपास वाले इलाके में जैव विविधता अधिक देखने को मिलती है। बहुत अच्छी तरीके से सुन लें, ये अपने आप में एक प्रश्न बनेगा एग्जाम में जो पूछा जाएगा कि पृथ्वी के किस स्थान पर जैव विविधता सबसे अधिक देखने को मिलती है, यानी कि किस स्थान पर जैव विविधता बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो स्टूडेंट अच्छी तरीके से याद रखेंगे, ये भूमध्य रेखा के जो आसपास वाला इलाका है इसमें जैव विविधता सबसे अधिक देखने को मिलती है। यानी कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन वैसे ही हायर लेवल की परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वो कभी कंट्री दे दे, तो इसके लिए आपको मोस्टली माइंड में देश याद होने चाहिए कि भाई भूमध्य रेखा के आसपास मोस्टली कौन कौन से कंट्री आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा दे देगा कि किस कंट्री में जैव विविधता नहीं देखने को मिलती है और एक ऊपर का कोई कंट्री दे देगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मैप का भी अध्ययन होना चाहिए। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, भूमध्य रेखा के आसपास वाले इलाके में जैव विविधता सबसे अधिक देखने को मिलती है। यहां तक बात मेरे हिसाब से पहले अभी यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि जैव विविधता, जिस बच्चे को ये मालूम पड़ गया कि जैव विविधता भूमध्य रेखा के आसपास वाले इलाकों में अधिक देखने को मिलती है, तो उस बच्चे को अपने आप सेंस ये लगा लेना है कि भारत जैव विविधता के उत्तर में है, सॉरी इसके इक्वेटर लाइन के उत्तर में है। ये तो क्लियर है, क्योंकि भारत के बीच से तो कर्क रेखा गुजरती है ना, तो इसलिए ये तो उत्तर में हुआ भारत। अगर आपसे कोई सेंसिबल क्वेश्चन पूछ ले, सिर्फ एक इंटरव्यू में सवाल कि भारत में जैव विविधता मोस्टली कहाँ देखने को मिलेगी, तो भारत में जैव विविधता दक्षिण में ही देखने को मिलेगी। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको पश्चिमी घाट, क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के पास में वही क्षेत्र पड़ेगा भारत का। ये एक ऐसा सवाल है जो मैप से उठ के कभी पूछा जा सकता है। फिलहाल यहाँ ध्यान देंगे, भूमध्य रेखा के आसपास वाले इलाके में जैव विविधता सबसे अधिक देखने को मिलती है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा स्टूडेंट, ये होते हैं हमारे ध्रुव, जिसे हम पोल कहते हैं। इसे तो कहते हैं नॉर्थ पोल और इसे कहते हैं साउथ पोल। अब ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन क्या पूछने वाला है एग्जाम में। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमेशा याद रखनी है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर जैव विविधता घटती है। और ये बात हमेशा याद रखनी है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आने पर जैव विविधता बढ़ती है। अब चाहे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात हो, अब चाहे साउथर्न हेमिस्फीयर की बात हो, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की बात हो या दक्षिणी गोलार्ध की बात हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? ये बात हमेशा याद रखनी है। तो भूमध्य रेखा के ये निश्चित हो जाता है, यहां से बहुत ध्यान से सुनिए, 1 मिनट, ये निश्चित हो जाता है कि भूमध्य रेखा पर जो देश आ रहे हैं, कभी मैप में अध्ययन करना इस बात का, उन देशों में जैव विविधता का क्या देखने को मिलती है, अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बात समझ में आ जानी चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पुट हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।